अब आते हैं इनकम इनक्वालिटी के ऊपर। अब इनकम इनक्वालिटी के अंदर ना सिचुएशन उतनी बुरी नहीं है जितनी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में है। इनकम इनक्वालिटी में हमारी जो जैसे पोजीशन है ग्लोबल टर्म्स में अगर हम बात करें तो आउट ऑफ 163 कंट्रीज़ हमारे मुल्क में हम स्टैंड करते हैं 140th नंबर पे। अब ये जो 140th नंबर है इट इज़ गुड। जो 139 कंट्रीज़ हैं हमसे आगे वो इनकम इनक्वालिटी उन कंट्रीज़ में हमसे ज़्यादा है, और जो बाकी जो 23 कंट्रीज़ हैं जो हमसे पीछे हैं उनके अंदर इनक्वालिटी हमसे कम है। अगर मैं नंबर 1 और आखिरी कंट्री की बात करूं, नंबर 1 में इनकम इनक्वालिटी के अंदर आता है साउथ अफ्रीका। अब यहाँ पे जिसको कह लेना कि जो जिनी कोफिशिएंट एक फैक्टर है वो यूज़ होता है इनकम इनक्वालिटी को कैलकुलेट करने में। और भी डिफरेंट हैं लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर इस नंबरिंग को कैलकुलेट करने में जिनी कोफिशिएंट यूज़ हुआ है, और इसके हिसाब से सबसे ज़्यादा इनकम इनक्वालिटी है साउथ अफ्रीका में, जो कि जिसका जिनी कोफिशिएंट है 63%। जिस कंट्री में सबसे कम इनकम इनक्वालिटी है वो है स्लोवाकिया, और वहाँ का जिनी कोफिशिएंट 23%। बाय द वे हमारा पाकिस्तान का जो जिनी कोफिशिएंट है वो 30% पे स्टैंड कर। हम ज़्यादा क्लोज हैं लीस्ट इनकम इनक्वालिटी कंट्रीज़ के। ये तो होगी एक ग्लोबल लेवल की बात। अब जो रीजनल लेवल के ऊपर यानी कि अपने साउथ एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो कंट्री जहाँ पे इनकम इनक्वालिटी सबसे कम है वो है मालदीव्स, उसके बाद है हम, ठीक है। और बाकी जितने कंट्रीज़ हैं वो फिर हमसे नीचे हैं, यानी कि वहाँ पे इनकम इनक्वालिटी हमसे ज़्यादा है। यहाँ पे मैं एक पॉइंट डिस्कस करूँगा जो जिनी कोफिशिएंट है हमारे मुल्क का, जो कि इनक्वालिटी मेजर उसका एक मैट्रिक है 30%, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब जो 30% है ये जो एक्सपर्ट्स कहते हैं एज़ पर द नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कि अब हमारे मुल्क का जिनी कोफिशिएंट इतना कम होने के पीछे एक रीज़न ये भी हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पे हमारे मुल्क में टैक्स इवेजन जो है वो बहुत ज़्यादा आम है, और जो अमीर तरीन लोग जो होते हैं वो ज़ाहिर है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के थ्रू और टैक्स कंसल्टेंट्स के थ्रू वो अपने जो टैक्सेस हैं वो लूप होल्स को ऑर्डिनेंसेस के अंदर इनकम टैक्स का जो ऑर्डिनेंस है उसको यूज़ करके, उसके अंदर के लूप होल्स को यूज़ करके वो अपना टैक्स काफ़ी अंडर रिपोर्ट करते हैं, वो अपनी इनकम अंडर रिपोर्ट करते हैं, कॉन्सिक्वेंटली उनका टैक्स भी उसके हिसाब से बहुत कम बनता है। इस डिफरेंस को, इस अंडर रिपोर्टिंग का जो डिफरेंस है उसको अगर हम एडजस्ट करते हैं तो उसके हिसाब से फिर जो जिनी कोफिशिएंट है हमारा वो जंप करके 38% पे चला जाता है, ठीक है। कि मतलब जो अगर आप अंडर रिपोर्टेड इनकम का के इफ़ेक्ट को एडजस्ट करते हैं फॉर एज्यूमिंग के जी अब सारों ने सही रिपोर्टिंग किया, वो भी वही बात है कि सारी थ्योरेटिकल फिगर हैं, प्रैक्टिकली तो जो एक्चुअल जो इनकम है वो तो किसी को भी नहीं पता होती। तो अब उसके हिसाब से फिर जिनी कोफिशिएंट काफ़ी बढ़ के 38% तक चला जाता है पाकिस्तान का। एक जो और पॉइंट है ना वो है वेल्थ इनक्वालिटी का, इनकम इनक्वालिटी के अंदर ही, कि अब जो वेल्थ इनक्वालिटी है वो हमारे मुल्क में इनकम इनक्वालिटी से कई ज़्यादा है। एक फैक्टर इनकम इनक्वालिटी के अंदर वेल्थ इनक्वालिटी का भी जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। यानी कि एज़ पर दिस रिपोर्ट मेरी वेल्थ क्या हो सकती है? वेल्थ हो सकती है कि मेरे पास गोल्ड कितना पड़ा है, मेरे पास मैंने इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे की हुई हैं इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे की हुई हैं, मेरे पास घर कितने हैं जिनको मैंने रेंट पे दिया हुआ है, मेरे प्लाजे कितने हैं जिनको मैंने रेंट पे दिया हुआ है। तो ये सारी होती है वेल्थ। और ये ऑब्वियसली ये कोई मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास किस्म का बंदा जो होता है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, इसके लिए पहले आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, फिर आपकी वेल्थ बनती है, ठीक है ना। तो इस वेल्थ की तरफ से, इस वेल्थ की और इसके अंदर आपकी जितनी भी ज़मीनें होती हैं वो सारी भी आ जाती हैं। अब जो आपकी जो वेल्थ है उसकी बेस पे अब भी जो पैसा बनता है, और ऑब्वियसली उसकी वजह से फिर इनकम इनक्वालिटी और ज़्यादा बढ़ती है। यहाँ पे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक्स इस रिपोर्ट में उन्होंने दी हैं वेल्थ इनक्वालिटी से रिलेटेड रिगार्डिंग द टॉप 1% ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। अब टॉप 1% से रिलेटेड उन्होंने कुछ जो स्टेटिस्टिक्स दी हैं वो ये हैं कि जैसे एक तो जो आपके पूरे मुल्क के जो पर्सनल बैंक डिपॉजिट्स हैं, पर्सनल बैंक डिपॉजिट, फॉर एग्जांपल जैसे मेरा एक बैंक है उसमें मेरे कितने पैसे पड़े हैं तो वो मेरा एक बैंक डिपॉजिट है। तो इसी लेवल पे उन्होंने इस रिपोर्ट में पूरा यानी कि पूरे कंट्री के जो एग्रीगेट जो बैंक डिपॉजिट्स हैं पर्सनल, उनके बारे में वो बता रहे हैं कि अब उसके अंदर से तकरीबन 26% जो है वो इन टॉप 1% का है डिपॉजिट, ठीक है। यानी कि उतना बैंक डिपॉजिट पूरे सारे बैंक्स को मिलाकर इस पूरे कंट्री में उस टॉप 1% का, टॉप 1% कितना बनता है? 23 लाख, ठीक है।
अज्यूमिंग कि हमारे मुल्क की जो पॉपुलेशन है वो 230 मिलियन है। उसके अलावा जो आपके मुल्क की जो पूरी टोटल फार्म लैंड है, यानी कि जो जिस पे काश्तकारी हो सकती है, उसमें से 20% इन टॉप 1% के पास है। उसके अलावा जो आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है पूरे मुल्क के अंदर, यानी कि जहाँ पे घर वगैरह बने हुए हैं, अपार्टमेंट्स हैं, ये सारा कुछ, उसमें से तकरीबन 16% इन टॉप 1% के पास है। जितना हमारे मुल्क में पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्ट होता है हर साल, उसमें से 30% जो है वो ये टॉप 1% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि जो इनइक्वालिटी का क्या लेवल है जैसे जैसे हम टॉप 1% की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ बड़े इंटरेस्टिंग मैट्रिक्स हैं जिनकी बेस पे इनइक्वालिटी को मेजर किया गया है, एक्सेप्ट जीनी कोफिशिएंट। अब उनमें से मैं उनकी डिटेल्स में नहीं ज़्यादा जाऊँगा क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा एक टेक्निकल लेक्चर वाली साइड पे चली जाती हैं चीज़ें। मैं उस सारे को स्किप करूँगा। मैं अब जो इस रिपोर्ट और जितने भी मेरे जो रिसर्च सोर्सेज हैं उन सब का मैं लिंक्स अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप सब में से जिसको भी इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा कि अच्छा ये कैसे कैलकुलेट हुआ, इस कोफिशिएंट को क्या मतलब है वगैरह, वो सारा कुछ वो आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उस पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक और जो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये है कि जो टॉप 20% है ना हमारे मुल्क की, यानी कि 230 मिलियन के जो टॉप 20% है, तकरीबन 46 मिलियन, वो जो टॉप 20% है हमारे मुल्क का, उसकी बॉटम 20% से 5 गुना इनकम ज़्यादा है, 5 टाइम्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि एक बिल्कुल बॉटम 20% में से कोई एक शख्स जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 50,000 कमाता है, तो वही अगर आप टॉप 20% से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे वो बंदा 2.5 लाख कमाता है। उसके अलावा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग रेशो है जिसको रॉबिन हुड रेशो कहते हैं। उसके हिसाब से अगर आप जो टॉप 40% है इस मुल्क का, उसके अंदर से उनकी 23% उनकी इनकम अगर आप बॉटम 60% के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो आपकी जो इनकम इनइक्वालिटी का मसला है वो एब्सोल्युटली यानी कि वो हल हो जाएगा, ठीक है ना। कोई फिर उसके बाद इनकम इनइक्वालिटी रहेगी नहीं अगर आप ये कर दोगे। लेकिन ऑब्वियसली ये सारी एकेडमिक डिस्कशंस हैं, इनका प्रैक्टिकलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसा किसी भी मुल्क में नहीं होता। जो सबसे बड़े जो सोशलिस्ट कंट्रीज़ हैं यूरोप के अंदर, जहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी काफ़ी लो है, जहाँ पे वेज रेट काफ़ी हाई है सबके लिए, यानी कि जो बॉटम 20% वहाँ के भी जो हैं वो भी काफ़ी अच्छे पर्क्स वगैरह एंजॉय करते हैं। इवन वर्किंग एट मैकडॉनल्ड्स, ठीक है, यानी कि वहाँ पे उनको मैकडॉनल्ड्स में काम करते हुए भी सारे उनकी यानी कि बोनसेस, लीव पेज, वो सारा बड़ा अच्छा मिलता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम अपने मुल्क की बात करें। तो ये सारा कुछ वहाँ पे भी इनकम इनइक्वालिटी वहाँ पे भी है। एक लास्ट पॉइंट जो मैं इनकम इनइक्वालिटी से रिलेटेड यहाँ पे बात करना चाहूँगा, एक एनालिसिस जो मैंने फिर अपने तौर पे किया अपने डेकेड वाइज अपने मुल्क का। अब ये बात एक्सप्लिसिटली इस रिपोर्ट में, नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में नहीं लिखी हुई, लेकिन मैंने वैसे ही ओवर द ईयर्स जब मैंने इसको कंपेयर किया इनकम इनइक्वालिटी को, तो मैंने एक चीज़ नोट की कि जब डिक्टेटरशिप्स आई हैं हमारे मुल्क में तब इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, और जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आई हैं तब इनकम इनइक्वालिटी बहुत कम हुई है, यानी कि वो जो इफ़ेक्ट था वो कम हुआ है, इनकम इनइक्वालिटी काफ़ी कम हो गई है। अब इसकी एग्जांपल, जब ज़िया-उल हक का दौर ख़त्म हुआ, इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा थी, यानी कि उसके उस टेन्योर की एंडिंग पे। इसी तरह ही जब 1988 में फिर जब इलेक्शंस हुए थे डेमोक्रेटिक पहली दफ़ा 11 साल बाद, तो वहाँ से लेकर 1999 तक, अगला मार्शल लॉ लगने तक, जो इनकम इनइक्वालिटी थी वो काफ़ी कम हुई थी, यानी कि उस सारे का इफ़ेक्ट जो था वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ हुआ था। उसके बाद फिर मुशर्रफ का मार्शल लॉ लगा, और फिर 2007-8 तक अगर हम देखें तो इनकम इनइक्वालिटी फिर बहुत ज़्यादा बड़ी थी। और फिर जब 2008 में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स का सिलसिला फिर से शुरू हुआ, पीपीपी के जब पहली बार उसके बाद इलेक्ट हुई पोस्ट मार्शल लॉ, तब से लेकर 2018 तक का जो डाटा है वो हमें ये कहता है कि फिर इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हुई है। तो ये बस एक इंटरेस्टिंग एक एनालिसिस था जो कि मैंने एक ऑब्जर्वेशन थी मेरी जो कि मैंने नोट की कि थ्रू आउट द डेकेड्स चलता क्या रहा है। तो मैंने सोचा ये मैं आपके साथ शेयर करूँ कि अब यहाँ पे इसके पीछे जो एक रीज़न जो मुझे लगता है कि ऐसा क्यों होता है, वो मुझे ये लगता है कि क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे डिक्टेटर्स आर नॉट अकाउंटेबल टू अस, ठीक है ना। वो
ऑब्वियसली वो तो बाय फोर्स आते हैं, उनको कोई भी नहीं चाहता कि उसके मुल्क में मार्शल लॉ लगे, ठीक है। लेकिन जो भी होता है फिर मार्शल लॉ लगे हैं। हमारे मुल्क में तो एक पूरी हिस्ट्री है मार्शल लॉज को लेके। तो दे डोंट केयर अबाउट द पीपल, टू बी ऑनेस्ट। उनके अपने पर्सनल गोल्स होते हैं, उनका एक अपनी पर्सनल ज़ात से रिलेटेड विजन्स होते हैं, उन्होंने उनको इनेक्ट करते हैं, ठीक है। और वो पब्लिक का इतना नहीं सोचते, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने वोट लेने तो जाना नहीं है पब्लिक के पास, ठीक है। जैसे अब ज़ियाउल हक की एक इसमें बड़ी फेमस सेइंग है कि द ओनली कंस्टिट्यूएंसी दैट मैटर्स टू मी इज़ द आर्मी। यानी कि वो ये कह रहा था कि जो फ़ौज में जो ओपिनियन चल रहा है मेरे लिए वो मैटर करता है, अवाम जो कहती है भाड़ में जाए, ठीक है। दूसरा, इसके अलावा जो मुशर्रफ है, जैसे अब उसका भी यही हिसाब है, उसने भी उसका मूड था, उसने लगा दिया मार्शल लॉ, ठीक है ना। उसके नवाज शरीफ के साथ जो ताल्लुकात थे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हुए थे। तो आई एम नॉट गोइंग टू गो इन टू द डिटेल्स, बस आपके इंटरेस्ट के लिए मैं अब ये कुछ बातें बता रहा हूँ। अब जैसे उसकी भी एक सेइंग है, और वो तो ऑन रिकॉर्ड है सेइंग दिस, कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर दैट इज़ टू बी थ्रोन इनटू द डस्टबिन, ठीक है। कि उसके हिसाब से आईने पाकिस्तान जो है 1973 का, उसकी ये औकात है कि, और जो कि हमारे हकूक़ हैं बेसिकली, उस कॉन्स्टिट्यूशन के वो एक जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसकी एक्चुअली तो आजकल तो बिल्कुल भी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, लेकिन जो भी हमें आवाम को जो भी हकूक़ वगैरह मिलते हैं या मिल सकते हैं वो सारे उसी आइन के थ्रू मिलते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर पॉलिटिशियंस की बात की जाए तो ऑब्वियसली उनके अंदर भी हज़ारों मसले हैं, करप्शन है, ये सारा कुछ है, एक दूसरे की टांगें खींचने में लगे रहते हैं हर वक्त, ये सारा कुछ है। लेकिन एट द एंड उनको पता होता है कि हमने जब तक हम आवाम में पॉपुलर नहीं होंगे तब तक हम यानी कि हम आ नहीं सकते। बेशक उन्होंने आना गेट नंबर 4 के थ्रू ही होता है, लेकिन जिसको कह लो ना कि उनको इस बात का पता है कि हाँ जी हमने आवाम को शक्ल दिखानी है, हमने उनके साथ इंटरेक्ट करना है, ठीक है ना, हमने यानी कि इंगेज करना है आवाम को। तो इस वजह से उन्होंने जितने भी आप समझ लें कि जो भी वेलफेयर प्रोग्राम जो पाकिस्तान ने अभी तक देखे हैं वो सारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से लेके आई हैं। मैं इस पॉइंट पे इस वीडियो को एंड करूँगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप, इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप शेयर कर सकते हैं, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उसकी वजह से असल में फिर एक यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो मेरे चैनल को आगे यानी कि एक सपोर्ट करेगा, वो इसको आगे ज़्यादा खुद भी आगे शेयर करेगा। और कमेंट ज़रूर करें मेरी वीडियो के नीचे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।